तो जिसके घर में लाइट है वो आदमी अमीर लगता है। मैंने फिर 1 महीने के बाद उसको बोला कि मुझे जॉब छोड़ना है, तो गड़बड़ हुई, झगड़ा हुआ। बोले कि आप टेलीकॉम इंजीनियर है करके मैंने शादी की, अभी आप क्या बिजनेस करेंगे? मैंने कहा मैं हाउस कीपिंग करूँगा। वो क्या होता है? मैंने कहा तू घर क्लीन करती है, मैं फैक्ट्री क्लीन करता। लेकिन इंसल्ट भी बहुत होता था। कहीं जाता था मिलने के लिए किसी को, लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बाहर बिठा के रखते थे, सिक्योरिटी वाला अंदर ही नहीं छोड़ता था। लगभग 20-1 लाख लोगों की जान बची है, 40-1 हजार बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है। चरक संहिता ग्रंथ में लिखा है कि फलाने फलाने झाड़ की खाल चैत्र पूर्णिमा के दिन निकालो, उसमें मेडिसिनल वैल्यू जो है वो 5% मिली। और वहाँ पे ये साबित हुआ कि 24 घंटे में कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर हनुमंतराव गायकवाड़, जो फाउंडर है बीवीजी ग्रुप के। इनकी स्टोरी एक कंप्लीट रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। एकदम बॉटम से उन्होंने शुरू किया है और आज एकदम टॉप पर जाकर बैठे हैं, जहां पर उनकी कंपनी का आज एनुअल टर्नओवर 3000 करोड़ से ज़्यादा है। इंडिया के टॉप एयरपोर्ट्स ले लीजिए, पार्लियामेंट्स लीजिए, इंडिया के टॉप टेम्पल्स जिसमें श्री राम मंदिर आ गया, सोमनाथ टेम्पल्स आ गए, प्रधानमंत्री निवासन, ऐसे कई सारी जो टॉप प्लेसेस है उनका कॉन्ट्रैक्ट आज बीवीजी ग्रुप के पास है, जिनके साथ आज 80,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। कोई व्यक्ति कैसे है वो उनकी बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से पता चलते हैं। आज हनुमंतराव जी की तबीयत खराब थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें पॉडकास्ट की कमिटमेंट दी थी तो वो आए और बड़ी एनर्जी के साथ उन्होंने यहाँ पर आज खुलकर बातें की है, जो आपको बॉटम से टॉप लेवल तक जाने में बहुत मदद करेगी। सो डोंट मिस आउट अ सिंगल सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार प्रसाद, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टार्ट करने से पहले बस सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सर का एक इंटरव्यू था एक मराठी न्यूज़ चैनल पर। बहुत पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज में था, एंड इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि जो भी हमारी फिनोवेशंस की भी जर्नी है उसे भी स्टार्ट करने में, या फिर जो भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आपको मिलता है, उसमें सर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज हम बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं हम अपने आप को कि सर के साथ हमें थोड़ा टाइम मिला, और इसीलिए पॉडकास्ट और उनका जो भी नॉलेज है, उनका जो भी विजडम है, उनकी जो भी सक्सेस स्टोरी है आप तक पहुंचाने की आज हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा? क्या कुछ मतलब, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि बहुत पहले जब आप यंग थे तब आपने अपने पापा को खोया। मतलब इमेजिन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने उन चीज़ों को देखा है, आपने उन चीज़ों को टैकल किया है, तो मतलब कैसे टैकल किया और आपका बचपन ओवरऑल कैसा था? बेसिकली मेरा जन्म जो है वो सातारा में कोरेगांव करके विलेज है, वहाँ पे हुआ। मेरा गांव रहीमतपुर है, कोरेगांव से 10 किलोमीटर दूर। थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था तो हम सातारा रहने के लिए चले गए। तो सातारा में 5वीं कक्षा तक मैं रहा, मतलब 6ठी तक, जहाँ 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे और घर में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो जिसके घर में लाइट है वो आदमी अमीर लगता था। तो माँ को मैं पूछता था ऐसा क्यों, तो बोले दिन निकल जाएंगे, तुम पढ़ाई पे ध्यान देना। तो 4th की मुझे स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद पिताजी मुझे पूना शिफ्ट किए। पूना में रमन बाग करके स्कूल है, वहाँ पे डाला। और जाने आने के लिए फुगेवाड़ी में हम रहते थे, तो जाने आने के लिए हमको महीने का दिन का 1 रुपया लगता था। तो मेरी माँ स्टिचिंग का काम करती थी, कपड़े सिलाने का काम करती थी, और पूछती थी कि आज हनुमान के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं, तो 5 रुपये मेरी सिलाई है, वो 1 रुपया उसमें से दे दो। तो मुझे बहुत दुख लगता था ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें मैंने माँ ने बहुत अच्छे संस्कार किए, पिताजी ने अच्छे संस्कार किए। पिताजी की मेरी ट्रांसफ़र हुई, उन्होंने क्लर्क थे वो, तो उन्होंने एग्ज़ाम दे के MPSC में अकाउंट्स ऑफिसर बने, तो उनका मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। तो मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो पूना से डेली अप डाउन करते थे। सुबह 4 बजे उठते थे, रात 12 बजे घर आते थे। और उनकी सेहत के ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ा। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा था, तो बीमार पड़ते थे। तो हम उनको पूना में ससुन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, बुधरानी हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे, तो माँ कान की बाली देती थी और बोलती थी सोनार से 200 रुपये लेके आओ। कभी मंगलसूत्र देती थी, 500 रुपये लेके आओ। तो मुझे 8वीं 9वीं में था मैं, बहुत बुरा लगता था। पिताजी ने एक किया कि बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं कहीं पे भी अच्छा अगर स्पीच है
तो उसके ऊपर मुझे लेके जाते थे। तो प्राचार्य शिवाजीराव भोसले करके एक बड़े व्याख्याता थे महाराष्ट्र में, तो उनके कई जगह स्पीचेस थे। तो एक स्पीच था उनका, मैं 8वीं में था तब, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। 4थी कक्षा से मेरे आदर्श छत्रपति शिवाजी रहे हैं, 8वीं कक्षा से स्वामी विवेकानंद आदर्श बने। तो उसके बाद मैंने सोचा कि विवेकानंद जी के उनको आदर्श मान के थोड़ा कुछ करेंगे। फिर 10th में 88% मिले। तब तक मेरी माँ को स्कूल टीचर का जॉब लग गया था। तो माँ ने उसके हेडमास्टर से पूछा कि क्या करें, तो बोले आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं तो इसको डिप्लोमा में डाल दीजिए। तो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूना में डिप्लोमा में एडमिशन लिया। सब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स जाते तो मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर 74, 72, 74 ऐसे मार्क मिले। दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का निधन हुआ। मैं सेकंड ईयर डिप्लोमा में था तब। उनकी उम्र 45 थी, मेरी 18 साल थी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं IAS अफसर बनूं। तो माँ को मैंने कहा कि मुझे IAS अगर बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मुझे गवर्नमेंट औरंगाबाद में एडमिशन मिला था। माँ ने कहा कि पुणे के बाहर मत जाओ। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मेरे पिताजी के माता पिताजी हमारे गांव से हमारे पुणे के घर में, छोटे से 10 बाय 10 के घर में आके रहने लगे थे। तो माँ ने कहा कि उनकी वो बीमार है, उनका इलाज करूं, क्या करूं, तो तुम यहाँ रहोगे तो मुझे सपोर्ट होगा। तो मैं पुणे में VIT करके कॉलेज है, माँ ने 15,000 रुपये लोन निकाला और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 1-2 महीने के बाद घर में एक चिट्ठी मिली जिसमें पिताजी ने पुणे में कैंप में कपड़े सिलाने के लिए डाले थे, वो मिल गए। तो माँ ने कहा कपड़े लेके आओ। 250 रुपये सिलाई के पैसे देके मैं कपड़े लेके आया। आज भी हमारे घर में रखे हैं। उस रात बहुत सोचा कि आदमी सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, साथ में कुछ नहीं आता है, तो हम कुछ अलग करेंगे ज़िंदगी में। मेरे सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के दोस्त थे, उनसे चर्चा की कि क्या करें, सोशल काम करना है, नाम क्या रखना है। तो किसी ने कहा सातारा से हो, सातारा नाम रखो। किसी ने कहा अलग अलग नाम की चर्चा की, अजिंक्य तारा, किले के नाम, गांव के नाम, पिताजी का नाम। मैंने कहा नहीं, मैं विवेकानंद जी को आदर्श मानता हूँ। संस्था का नाम रखेंगे भारत विकास प्रतिष्ठान। लोगों बनाया भारत का नक्शा, पीछे सूरज, बीच में छोटा दिया। 1991 की ये सोच थी कि कुछ अलग काम करेंगे। साइकिल का सीट कवर बदली करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास। डेली 42 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, बट सोच थी कि भारत के विकास के लिए काम करेंगे। और डेस्टिनी डिसाइडेड होती, ये मेरा हजारों अनुभव है मेरे जीवन में। तो मैंने फिर डिप्लोमा के क्लासेस लेना चालू किया, जाम सॉस की बॉटलें बेची, पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए, अलग अलग मेहनत करके फर्स्ट क्लास मेंटेन किया। और 94 में मैं टाटा मोटर्स में ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद मेरी 6,500 रुपये तनख्वाह थी। मैंने कंपनी का 2-1 करोड़ रुपया बचाया इन कॉस्ट कटिंग। तो मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बुला के पूछा कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड क्या चाहिए, डबल प्रमोशन, डबल इंक्रीमेंट। मैंने कहा साहब मैं खुश हूँ मेरी सैलरी में, बट मेरे गांव से, सातारा से बचपन के दोस्त जो मेरे साथ खेला करते थे वो जॉब मांगने के लिए मेरे पास आते। तो उन्होंने कहा कि क्या काम करेंगे वो। मैंने कहा साहब हेल्पर का काम करेंगे, यहाँ से वहाँ जॉब रखने का काम करेंगे। उनका कहना था कि हेल्पर का काम तो हम दे नहीं सकते, बट हमारा इंडी का प्लांट नया जो था वो बन रहा था। उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम नया हाउसकीपिंग के लोग देख रहे हैं, तो तुम्हारे गांव के दोस्त क्लीनिंग का काम करेंगे क्या। मैंने कहा करेंगे। ऐसा 22 में 97 को भारत विकास प्रतिष्ठान के नाम से हमने हाउसकीपिंग का काम चालू किया 8 लोगों से। पहले महीने का बिल था 12,009 रुपया। विवेकानंद जी की एक बुक है माइंड एंड इट्स पावर, वो कई बार मैंने पढ़ी। तो ऐसे सोचता था कि क्वालिटी कैसे करें, तो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ हमने क्लीनिंग चालू किया। तो काम बढ़ते गया। पहले साल 8 लाख टर्नओवर हुआ, फिर 30 लाख हुआ, फिर 99 में 25 नवंबर को शादी हुई वैशाली के साथ में। उसके पिताजी टाटा मोटर्स में वर्कर थे। वैशाली MCOM, MMS, ICW बहुत सारी पढ़ी लिखी है, जॉब करती थी। तो उसको मैंने बोला कि तुम पहले ही जॉब छोड़ दो। और मैंने फिर 1 महीने के बाद उसको बोला कि मुझे जॉब छोड़ना है। तो गड़बड़ हुई, झगड़ा हुआ। बोले कि आप टेलको में इंजीनियर है करके मैंने शादी की, अभी आप क्या बिजनेस करेंगे। मैंने कहा मैं हाउसकीपिंग करूँगा। वो क्या होता है। मैंने कहा तू घर क्लीन करते है, मैं फैक्ट्री क्लीन करता हूँ।
तो 1 महीने के बाद परमिशन दी। फिर माँ को पूछा तो माँ ने भी झगड़ा किया कि हमारे 7 पीढ़ी में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, कैसे करोगे, क्या करोगे। हमारी एंसेस्टर 2 एकड़ ज़मीन थी, तो मैंने हमारे गांव में कृष्णा रिवर है उसके बाजू में 7 एकड़ ज़मीन खरीदी 2000 में नवंबर में, और फिर 2000 में रेसिग्नेशन दिया और 2001 से फुल टाइम काम चालू किया। फिर छत्रपति शिवाजी का आदर्श लेके बेंगलोर में काम चालू किया। बेंगलोर से 7-8 का अकाउंट मिले। और मैं हरदम ये बोलता हूँ कि कोई भी काम करो ठीक होने से नहीं चलता है, अच्छा होने से नहीं चलता है, सर्वोत्तम होना चाहिए। और सर्वोत्तम होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने जहाँ पे भी काम लिया वहाँ पे सर्वोत्तम काम करने की कोशिश की, तो नाम हो गया। लेकिन इंसल्ट भी बहुत होता था। मैं कहीं जाता था मिलने के लिए किसी को, तो लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बाहर बिठा के रखते थे, सिक्योरिटी वाला अंदर ही नहीं छोड़ता था। तो मैं सोचता था दिल्ली में पार्लियामेंट है, उसका अगर हमें काम मिलेगा तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और वो मैंने जब ये बुक बताई माइंड एंड पावर, कई बार ऐसे मेरे जीवन में हज़ारों अनुभव है कि होता है। तो बेंगलोर में काम चालू किया, उसके बाद चेन्नई चालू किया, हैदराबाद चालू किया। लेकिन मन में सोचती कि ये इंसल्ट होता है, तो हमको ऐसी कोई संस्था, मैं दिल्ली कभी गया नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, लेकिन वो काम पार्लियामेंट का हमको 1 मार्च 2003 को मिला। और बताने में खुशी है कि आज तक पिछले 21 साल से पार्लियामेंट का पूरा मेंटेनेंस नया पार्लियामेंट बीवीजी के पास है। फिर क्वालिटी की वजह से हमको फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर मिला, प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस मिला, फिर राष्ट्रपति भवन मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट का काम मिला, फिर टाटा मोटर्स के सब प्लांट्स मिल गए, वोक्सवैगन, फियाट, हुंडई, महिंद्रा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे लगभग हम अभी 1500 जगह काम करते हैं और लगभग 82,000 लोग बीवीजी में काम करते हैं, जो 8 लोगों से जर्नी चालू हुआ था। 22 एयरपोर्ट्स का काम बीवीजी के पास है, मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, ऐसे हैदराबाद नहीं है, जयपुर है, लखनऊ है, ऐसे 22 एयरपोर्ट का काम बीवीजी के पास है। अलग अलग मंदिरों का काम बीवीजी के पास है। 2001 से शिरडी साई बाबा मंदिर का काम बीवीजी के पास है। सिद्धिविनायक मुंबई का काम बीवीजी के पास है। सोमनाथ मंदिर हमारे पास है, द्वारका है, वृंदावन टेम्पल है, अपने महाराष्ट्र के पंढरपुर, तुळजापुर, ऐसे कई मंदिर। और अभी राम मंदिर जो हुआ है अयोध्या में, उसका भी काम बीवीजी के पास ही है। फिर महाराष्ट्र में हम राज्य सरकार की तरफ से 108 एम्बुलेंस सेवा जो है, जिसमें डॉक्टर है, वो हम चलाने का काम करते हैं महाराष्ट्र में, और जिसमें अब तक लगभग 1,20,00,000 लोगों को हेल्प हुई है। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में हम काम करते हैं, और उसमें लगभग 20 लाख लोगों की जान बची है। 40,000 बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है। तो ऐसा सब एक एक चल रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी पुलिस की 1000 गाड़ियाँ हैं, जहाँ पे 2 करोड़ लोगों को हेल्प हुई है पिछले 9 साल में। तो ये सब अच्छा चल रहा था बीवीजी का। 2012 में वैशाली ने पूना में घर बनाया। पुराना घर तो 20 साल तो 10 बाय 10 के में कमरे में रहा था। फिर 92 में पुराना घर बनाया सांगवी में, जहाँ मेरा छोटा भाई दत्तात्रेय रहता है। ये नया घर बनाया बाणेर में, पूना में। तो वहाँ घर बनने के बाद मैंने फिर भगवान को प्रार्थना की, भगवान आपने 20 साल में इतना सब कुछ दे दिया। 6000 फुट का बेडरूम घर बनाया है, 6 बेडरूम बने हैं। आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी वो घर पे रुकने के लिए आए थे, उनके हाथ से भूमि पूजन हुआ। तो अभी ज़िंदगी में और क्या करना है, तो सोचा फार्मर्स के लिए काम करते हैं। और फिर फार्मर्स के लिए हमने काम करना चालू किया। फार्मर्स के इश्यूज समझ लिए कि प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने काम चालू किया रिसर्च का। और मुझे बताने में खुशी है कि बीवीजी ने कृषि तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी डेवलप की है। कोई भी क्रॉप कहीं पे भी हो, हम मिनिमम 30% से 200% क्रॉप बढ़ा करके दिखा देते हैं। मतलब जहाँ 10 क्विंटल आता है वहाँ 15 क्विंटल आता है, 20 क्विंटल भी आता है, खर्चा कम होता है। हमारा पेस्टिसाइड हर्बल है, मैं पी के दिखाता हूँ, बाद में कीट के ऊपर मारता हूँ, कीट 10 मिनट में मर जाती है। फिर एनिमल में काम चालू किया। ऐसे कई एक क्षेत्र में काम चालू किया। मैं बीवीजी में ऑनेस्टली 3 साल लगभग पूरा बीवीजी हवा में छोड़ दिया था, और गांव-गांव जाके महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा स्पीचेस दिए मैंने कि सॉइल टेस्टिंग, आपका जो पॉडकास्ट फार्मर देखते रहेंगे तो सॉइल टेस्टिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 16 घटक सॉइल के चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आदमी को दवा लेने से पहले डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करो,
B12 कितना है, विटामिन D3 कितना है, वो देखना ज़रूरी है। वैसे सॉइल के 16 पैरामीटर चेक करना ज़रूरी है, पानी का टेस्टिंग ज़रूरी है। वो अगर ढंग से नहीं होता है तो फार्मर की उपज, आप कितना भी खाद डालो, आपको उपज नहीं आएगी। तो 300 से ज़्यादा स्पीचेस दिए मैंने महाराष्ट्र में, गांव-गांव जाके, और वहाँ पे लोगों को समझाया। एनिमल में हमने काम चालू किया। जो गाय भैंस 2-2 साल से प्रेग्नेंट नहीं होती है, ऐसे मैं बोलता हूँ 2 साल, मतलब जहाँ एक गाय और भैंस का खर्चा 250-300 रुपया होता है, हम बोलते हैं ऐसी 10 गाय हमको दे दो जो 2 साल, मतलब आपका दिन का 250-300 खर्चा, महीने का 7-8 हज़ार, 1 साल का 1 लाख, 2 साल का 2 लाख खर्चा हो चुका है। ऐसी 10 गाय हमको दीजिए या भैंस दीजिए। हम 10 में से 6 गाय कन्वर्ट करके देते हैं, प्रेग्नेंट करके दे देते हैं हर्बल दवा से, 1000 से 1500 रुपये कॉस्ट में। तो मेरा हर थॉट में ये होता है कि हाउ वी कैन हेल्प बॉटम ऑफ द पिरामिड। रैट रेस में मैं जाता नहीं हूँ। दुनिया की लोड लगी है, कितने पैसे बनाए, पैसे से सब कुछ होता नहीं है। तो फार्मर्स के जब इशूज सामने है, तो फार्मर के हेल्थ के इशूज सामने है कि किसी को कैंसर हो जाता है तो पूरा उसका घर उद्ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचना चालू किया कि आयुर्वेद में उसमें उपाय है कि नहीं। तो हम बीवीजी लाइफ साइंसेस करके मेरी अलग कंपनी है जिसमें हम आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं, और आयुर्वेद आगे क्यों नहीं गया उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोई दर्शक जो है आपके, वो डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं। चरक संहिता ग्रंथ में लिखा है कि फलाने फलाने झाड़ की खाल चैत्र पूर्णिमा के दिन निकालो। तो हमने कहा चैत्र पूर्णिमा क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं, और हर 15 दिन में वो झाड़ की खाल निकाली। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन उसमें मेडिसिनल वैल्यू जो है वो 5% मिली, फाइटोकेमिस्ट्री। बाकी कभी दिन 0.5% मिली। जैसे गन्ना चौथे महीने में आप काटेंगे तो मीठा लगेगा, पर उसकी मैच्योरिटी आती है 12वें महीने में या 18वें महीने में। ऐसे हर प्लांट का जो मैच्योरिटी साइकिल अलग है। तो हमने अब तक लगभग 700 प्लांट का मैच्योरिटी साइकिल, मतलब वो दवा भी 5% चाहिए, यह हमको पता है, लेकिन रॉ मटेरियल आया उसमें 2% है, तो हम 2.5 गुना लेते हैं। ये बाकी लोग करते नहीं है। आयुर्वेद में भस्म का उपयोग बहुत है। भस्म के उपयोग से, अगर भस्म प्रिपरेशन में कोई गड़बड़ हुई तो पहले किडनी फेल हो जाती है, बाद में लीवर फेल हो जाता है। तो यूरोप अमेरिका में भस्म वाली दवा बैन है। बीवीजी की कोई भी दवा में भस्म नहीं है। फिर हम उसको नैनोटाइज कर देते हैं, मतलब पार्टिकल साइज जो है 1 मिलीमीटर इतना सा होता है, उसके 1 लाख हिस्से, 1 मिलीमीटर के 1 लाख हिस्से, 9 से 20 नैनो पार्टिकल साइज होता है हमारी दवा का। और फिर उसको हम नैनो में कन्वर्ट करने के बाद मॉडर्न मेडिसिन जो है एलोपैथिक, उसके साथ कंपेयर करते हैं, और उससे अच्छा रहा तो बात करते हैं। तो मुझे ऑनेस्टली बताने में खुशी है कि बीवीजी ने कैंसर की दवा बनाई है, जो हमने अभी उसका परीक्षण किया अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है, वहाँ पे टेस्ट किया, और वहाँ पे ये साबित हुआ कि 24 घंटे में कैंसर सेल की डेथ हो जाती है, और अच्छे सेल को धक्का भी नहीं लगता है। मतलब बाकी केमोथेरेपी में क्या होता है कि अच्छे बुरे सब सेल मार दे, कोई भी डिवाइडिंग सेल है तो वो कैंसर सेल वो दवा को लगता है। जो बाल के सेल होते हैं, त्वचा के होते हैं, वो सब डिवाइड होते रहते हैं, वो सबको वो मार देती है। हमारी दवा खाली सिलेक्ट मारती है। तो एज एडजेंट थेरेपी सप्लीमेंट्री करके हम अभी लोगों को दे रहे हैं, और उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और आयुर्वेद जैसे योग को विश्व ने मान लिया, वैसे आयुर्वेद को विश्व ने मानना चाहिए। इसके लिए मेरा छोटा सा प्रयास चल रहा है, और मेरी टीम डॉक्टर पवन सिंह साहब के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर हम बीवीजी न्यूक्लियर करके कंपनी, डॉक्टर विवेक वेड़गावकर मेरे सहकारी है, गैमा रेज का यूज़ कैसे करें जिससे इंडस्ट्री जो है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसे रिफाइनरी का बड़ा कॉलम होता है, उसके अंदर कुछ बिगाड़ आ गया तो कॉलम की हाइट होती है 50 मीटर 60 मीटर, मतलब 14 मंजिल 15 मंजिल इतना बड़ा कॉलम होता है। उसके अंदर बीच में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में काले कलर का पेट्रोल आ रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई काले कलर का पेट्रोल क्यों आ रहा है। तो अगर शटडाउन लेते, एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट 10 करोड़ रुपया था,
एक दिन का 10 करोड़, एक महीने का 300 करोड़, 2 महीने का 600 करोड़ रुपया। तो उन्होंने हमारी टीम को बुलाया। हमारी टीम ने, जैसे आदमी का एक्सरे निकलता है वैसे वो इक्विपमेंट का एक्सरे निकालने का टेक्निक हमने डेवलप किया है गैमा स्कैनिंग से, बीवीजी न्यूक्लियर में। और हमने उनको दिखा दिया कि ये प्लेट टूट के पड़ी है और डांबर की जो वाफ है वो ऊपर पेट्रोल की भाप में मिक्स हो रही है वेपर में, और इसलिए काले कलर का पेट्रोल आ रहा है। तो हमने समझा दिया, तो 7 दिन का शटडाउन लेके उन्होंने प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। ऐसे बहुत इनोवेटिव टेक्निक हमने डैम लीकेजेस के लिए, पाइपलाइन लीकेजेस के लिए अलग अलग 20-25 टेक्निक हमने डेवलप किया है। तो हम नॉर्मली बीवीजी में हम ये देखते हैं कि इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो इनोवेशन समाज के लिए लाभदायी हो, बॉटम अप पिरामिड के लिए हेल्प करे। राइट। वैसे हम सातारा में मैंने एक मेगा फूड पार्क लगाया है, जो देश का वन ऑफ द बेस्ट मेगा फूड पार्क है, जिसमें 70 एकड़ ज़मीन में फूड पार्क है, 150 करोड़ की लागत लगी है। और वहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग का काम करें, जहाँ से फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर। तो सऊदी अरेबिया, बाकी देश के साथ अभी मेरी बातचीत चल रही है कि फूड सिक्योरिटी में उनके साथ कैसे काम करें। और लगभग 10-15 हज़ार फार्मर सातारा फूड पार्क के साथ जुड़ जाएंगे और उनके जीवन में तरक्की लाने का काम करेंगे। तो मेरी एक सीड की भी कंपनी है, संजय वाया करके मेरे मित्र हैं, उनकी ईश्वित बायोटेक करके कंपनी, मैं उनके साथ अभी पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर, सीड्स, फार्मर को नॉर्मल एवरेज महाराष्ट्र में जो फार्मर है या देश में जो भी फार्मर है, उसका एवरेज इनकम जो है वो 30,000 रुपया पर एकड़ है। मेरे पास जालिंदर सुड़ोस्कर के एक फार्मर है सातारा में, उनका भी आप कभी इंटरव्यू कर लेना। उनका ये साल उसने पर एकड़ 30 लाख रुपया कमा लिया है। मतलब उसकी 9 एकड़ खेती है एंड ऑलरेडी एक साल में उसने 3 करोड़ रुपया क्रॉस किया है, 3 करोड़ रुपया ओपन फार्मिंग में। तो वो पहले अच्छा ही काम करता था, महीने का, साल का पर एकड़ 7-8 लाख रुपया कमाता था, अभी 30 लाख तक पहुंच गया। तो मेरे दिमाग में कि फार्मर की तरक्की करने के लिए हमको करना क्या चाहिए, उसको नॉलेज देना चाहिए कि सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, फिर हमारे प्रोडक्ट जो इफेक्टिव है, इनोवेटिव है, वो यूज़ करेगा तो उसका इनकम यील्ड बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक का दाम भी उनको अच्छा मिलता है। ऐसे एक एक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर पंकज धिंगरा करके मेरे सहकारी है, डायरेक्टर है, वो मेरा रिन्यूएबल का काम देखते हैं बीवीजी क्लीन एनर्जी में। उसमें हम नोएडा में अभी 500 मेगावाट की फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये महीने में मई 24 में चालू हो जाएगी और उसमें भी एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है। ऑस्ट्रेलिया में काम है। तो मेरा थोड़ा सा अलग सोच है कि बीवीजी का मेरा सपना है कि हम अगले 10 साल में 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए उनको हेल्प करें, चाहे वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो फार्मर की इनकम आय बढ़े, चाहे किसी का कैंसर है वो ठीक होने में हम मदद करें, सहायता करें, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी में काम करें। तो ऐसा सपना है कि 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलने में हेल्प करनी है, 10 लाख लोगों को जॉब देना है। तो उसमें भी हम अभी, और बीवीजी 100 देश में लेके जाना है। मेरा सपना है कि 16वीं सदी में ब्रिटिश लोग आए थे यहाँ पे, कहाँ ब्रिटेन है, कहाँ इंडिया है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ न्यूजीलैंड है, जहाज़ में इंजन नहीं था तब, और वल्ले लेके और जहाज़ के शीट जो होता है जो उसमें हवा भर के वो इतना सफ़र करके आए। आज 24 घंटे में हम कहीं से कहीं जाते हैं। हमको लैंग्वेज नहीं आती। आप जस्ट इमेजिन करो कि मुंबई में ब्रिटिश लोगों का जहाज़ लग गया और यहाँ मराठी बात कर रहे, वहाँ पे इंग्लिश बात कर रहे। केरल में लग गया तो वहाँ मलयालम बात कर रहे, वहाँ इंग्लिश बात कर रहे। कैसे कम्युनिकेट किया रहेगा, कितने ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, कितनी तकलीफ़ें झेली रहेंगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी आदर्श हैं टीम बिल्डिंग के लिए, बाकी सब के लिए, बट साहस के लिए ब्रिटिश लोग आदर्श हैं। तो उनका आदर्श हम लोगों ने लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा हट के सोचता हूँ, हट के कोशिश करता हूँ अलग काम करने की। मुझे पता है जो पिताजी मेरे गुजर गए थे कि मेरे साथ भी कुछ आने वाला नहीं है। तो हमने, मेरी 2 बेटियां हैं, आदित्य, आर्या, हमने एक तय कर लिया है, प्रण लिया है, शपथ ली है माँ के साथ में, जो भी कमाएंगे 90% समाज के लिए खर्च करेंगे। तो ऐसा एक सफ़र जारी है, भगवान की असीम कृपा है। 1991 में भारत विकास का सपना देखा था और अपने हिसाब से, मैं किसी के साथ तुलना नहीं करता हूँ, किसी के साथ स्पर्धा नहीं करता हूँ।
देखो हर एक आदमी यूनिक है, तुम यहाँ बैठा हर एक आदमी यूनिक है, 780 करोड़ लोग हैं पृथ्वी तल पे, लेकिन हर एक आदमी यूनिक है। तो अपने में क्या करना चाहिए कि अपने को जो अच्छा आता है उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसको और अच्छा। तुम्हारा पॉडकास्ट के अभी 3 मिलियन व्यूअर्स है, तो तुमने ये देखना चाहिए कि भाई वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन है, उसके कितने मिलियन व्यूअर्स है, उनके Right. 30 मिलियन है या 30 कितने हैं, 40 मिलियन है, 60 मिलियन है। तो वहाँ पहुँचने के लिए तुमको क्या करना चाहिए वो तुमने सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। राइट। मतलब जो क्षेत्र में जो है उसमें ही ठीक नहीं रहना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, बेटर करना है और बेस्ट एक्सलेंस लेके आना है। तो हर एक आदमी जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है वो जो भी काम करता है उसमें पूरी ताकत लगा के उसमें एक्सलेंस लेके आए, रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करे कि उसमें और अच्छा कैसे काम हो, उसके ऊपर अगर काम करेगा तो प्रगति बहुत है जीवन में। ऑनेस्टली स्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से स्पर्धा होनी चाहिए अपने आप में। और आप जब बड़े बन जाओगे तो आजू बाजू जो छोटे लोग हैं उनको हेल्प करनी है कि उनको बड़ा बनने के लिए हमको हेल्प करनी है। सो दिस इज लाइफ। तो वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। भगवान ने हमको जन्म दिया है, जन्म की तारीख आपको पता है। हमको कभी कभी लगता है कि हम अमर हैं, हम कभी मरने वाले नहीं, इसलिए वो रैट रेस में हर एक आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, पैसे के पीछे दौड़ रहा है। मैं वो रेस में नहीं दौड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं जो काम करूँ उससे समाज का भला कैसे हो, वो समाज में और अच्छा काम कैसे करे। और जाने से पहले ऐसा एक काम करके छोड़ के जाना है जो सदियों तक लोग याद रखें। तो भगवान की असीम कृपा है, हो रहा है, चल रहा है। बीवी जी, आई मीन दिस इज़ वेरी एक्सेलेंट। आई मीन जो आपकी जर्नी है दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि इट वाज अ इंस्पिरेशन हमारे लिए भी जो हमने स्टार्ट किया। सो बीवी जी की शुरुआत जब आपने की तो आपके दोस्तों को कुछ जॉब की ज़रूरत थी, तो ये क्या ये उस वजह से एक्सीडेंटल था या आपने पहले ही कुछ प्लान किया था कि इस तरह का कुछ? एक्सीडेंटल था, जर्नी होती गई। अच्छा, इट इज़ गॉड्स डिसीजन कि वी आर एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंट। आई ऑलवेज बिलीव दैट वी नीड टू एक्ट एंड व्हाइल एक्टिंग यू नीड टू गिव योर बेस्ट। राइट। कि काम जो करना है उसमें बेस्ट देना है। तो गांव के दोस्तों को काम देने के लिए शुरुआत हुई तो वो काम चालू हो गया, उसमें एक्सलेंस लेके आए, सफाई में एक्सलेंस लेके आए। अभी सऊदी में काम चालू किया, अमेरिका में चालू किया। सफाई के बाद जब घर बना तो सोचा फार्मर्स क्यों पीड़ित है, क्योंकि गांव का होशियार बच्चा, मैं गांव में रहता तो मेरे में जो 2nd क्लास 3rd क्लास जाते थे वो गांव में ही रहे, तो उनको किसी ने नॉलेज नहीं दिया, इसलिए वो पीछे पड़ गए। तो उनको कैसे ऊपर लेके आए उसके लिए सोचना चालू किया कि फार्मर्स को, मैंने दिया आपको एग्जांपल कि मेरा जालिंदर सोचकर फार्मर है, ऐसे कि मान 100 फार्मर है मेरे जो पर एकड़ 8 से 10 लाख रुपया कमाते हैं। तो वो फार्मर्स के लिए काम चालू किया। फार्मर्स के लिए पूरे महाराष्ट्र में घूमा तो समझ में जर्मन्स के हेल्थ के इश्यूज बहुत खतरनाक है, तो दवा बनाने के पीछे पड़ गया। तो ऐसा कोई जर्नी डिसाइडेड नहीं था, दस्त होते गया। सो जब आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था उस टाइम ऐसा कोई वाकया हुआ या ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया जिससे आपको ये लगे कि हाँ ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है? देखो ह्यूमैनिटी की वजह से ही तो हो रहा है। हमारा बीजे का टैगलाइन ही ह्यूमैनिटी है, मानवता को सामने रख के काम करना है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने को तब जमाने में एक भैंसा आया था और भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर था। तो एक पंडित ने पूछा, यह भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर है, तुम गीता जानते हो, भैंसा बोलेगा? तो उन्होंने भैंसे के मुंह से वेद बुलवाए थे। तो हर प्राणी में जीव है, जीव में शिव है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बीवीजी में हर एक आदमी जो है सब यूनिफॉर्म में, मैं भी वही यूनिफॉर्म में हूँ, सब इक्वल है। काम अलग अलग करते हैं, चाय वाला काम अलग करता है, ये काम अलग करता है, संतोष काम अलग करता है, ड्राइवर का काम अलग है, लेकिन इक्वल है। ऐसे कोई फैमिली करके कंपनी चलाता हूँ, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। जब बात आती है स्केल की, तो अभी क्या है ना कि बिजनेस स्टार्ट करना इज़ वन पार्ट और उसे इस लेवल पे स्केल करना इज़ वेरी लाइक एनुअली आपका जो टर्नओवर इज़ नाउ मोर देन 2000 करोड़। तो और बाकी बिजनेसेस का अलग है, राइट? तो अगर इस स्केल पे जाना है तो व्हाट आर द 1 और 2 मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू? टीम सबसे इम्पोर्टेंट है। टीम इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी आती है ट्रेनिंग से। अच्छा, आप अच्छे लोगों को जिनको जॉब की जरूरत है उनको चुनो, उनको अच्छा ट्रेन करो, ट्रेन करने के बाद वो क्वालिटी काम करेंगे तो धंधा बढ़ेगा। सो जब टीम का सिलेक्शन आप करते हैं तो क्या वो मतलब कोई भी शख्स है तो क्या वो 1 और 2 चीज़ें आप देखते हो कि जिससे आपको एक आइडिया है कि उसको ज़रूरत है क्या पहले? अच्छा, हाँ, ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं तो
वो करता है, नहीं तो भूखे पेट आदमी जो रहता है वो अच्छा काम करता है। मतलब हम पूछते हैं कि तेरे घर में क्या है, तो बोलता है, कोई बोलता है कि हमारा घर में 5 एकड़ गन्ना है, तो हम बोलते हैं इसको नहीं लेना है, जिसकी खेती नहीं है उसको लेना है। हाँ, ठीक है ना। पढ़ाई किया है कि तुमने क्या पढ़ा है, 2 बच्चे आए, कोई बोला मैं 5वीं फेल हूँ, कोई बोला मैं बीकॉम हूँ, तो हम 5वीं फेल को ले लेंगे क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत है, बीकॉम वाला कहीं ढूंढ लेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्राइटेरियाज रखे हैं हमने, और चलता है। अभी हमारी लगभग 30-40 लोगों की टीम है एंड वी स्ट्रगल इन मैनेजिंग, क्योंकि 30-40 मतलब मैनेज करना भी काफ़ी टफ है। आपकी देख रहा हूँ मैं 80,000 से ज़्यादा लोग हैं, सो हाउ डू यू मैनेज आप इतना नहीं, सब देखो, कुछ? लोगों को एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दे दो कि तुमको ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दे दो, ये उसके लिए तुम्हारी ये अथॉरिटी है, और फिर तुम्हारा मंथली ये टारगेट है, उसके चेक पॉइंट्स दे दो कि तुम ये लकीर के बाहर नहीं जाना है, और तुम्हारा परफॉर्मेंस में मंथ टू मंथ बेसिस पे मॉनिटर करूँगा। तो लोग करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। कई लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लेकिन अथॉरिटी नहीं देते हैं। अथॉरिटी है लेकिन उसको क्या करना है वो पता ही नहीं है। गोल पोस्ट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, तो वो अगर पता कर दिया तो लोग अच्छा काम करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ मतलब आपके इस केबिन में भी कि स्टैचू है स्वामी विवेकानंद के कोट्स हैं, जिसमें से एक है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। सो अभी एक डायलेमा क्या होता है एक बिजनेसमैन के दिमाग में, या फिर जो कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, कि एक तो कि एक जगह ये बोला जाता है कि आपका एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसी चीज़ को लाइव बनाओ, सक्सेसफुल बनाओ। लेकिन फिर कई बार ये भी लगता है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए, एक से ज़्यादा चीज़ों में एंटर किया जाए। तो आप कैसे इस डायलेमा को मेरा बेसिक आइडिया वही है ना, अच्छा, टेकअप वन आइडिया मेक दैट आइडिया। मैंने आइडिया लिया था भारत विकास का। मेरा बेसिक आइडिया क्या था कि मैं भारत विकास के लिए काम करूं, 1991 की। सो मेरे सब बिजनेस आप देखोगे तो वो सब भारत विकास के लिए काम करते हैं। बीवीजी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता हूँ, बीवीजी लाइफ साइंसेज में दवाई बनाता हूँ, तो अफोर्डेबल मेडिसिन बना रहा हूँ। बीवीजी एग्रोटेक में मैं फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, फार्मर की तरक्की कैसे हो, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो हर चीज़ मेरी भारत विकास से निगड़ित है, ये सेपरेट नहीं है। गॉट इट। हाँ। अभी हम जब ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, अभी इतने सारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ आपके फॉर्म में हैं, तो जब हम मूवीज़ देखते थे पहले अमिताभ बच्चन की, वहाँ पर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की यूनियंस भी रहा करते थे। क्या आज भी वो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो देखो, अगर आप उनका हक्का नहीं दोगे तो वो यूनियन करेगा। अच्छा, अगर आप हक्का दे रहे हो तो कोई यूनियन नहीं करेगा। यूनियन क्यों करता है कि भाई मेरी मांगे पूरी करो, ठीक है ना। कि फार्मर जो ओनर है वो जो उसको हक्का मिलना चाहिए वो नहीं देता है, तो उनको यूनियन करके थ्रेट करके करना है। बीवीजी में ऐसा कोई यूनियन नहीं है, सब अपनी फैमिली जैसे ही मैं संभालता हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है किसी चीज़ में। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी फर्म में एकदम मतलब स्टार्टिंग जॉब से शुरू किया हो और फिर बाद में काफ़ी कुछ अचीव किया हो, लैडर चढ़ते चढ़ते कई लोग हैं, कई है। मेरा किरण यादव करके है, जो 10th में बहुत होशियार था और उसके पिताजी का अकाली निधन हुआ, तो 2,000 रुपये पे ज्वाइन किया है, अभी महीने का 4 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। ऐसे कई लोग हैं। 3,000 पे ज्वाइन किया, अभी 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि मैं घर से थोड़ी ना, मेरे काम, मेरा छोटा भाई मुझे मदद करता है अभी बीवीजी में, बट बाकी सब ये फैमिली है बीवीजी की। तो जिसमें काबिलियत है वो ऊपर जाता है, जिसमें काबिलियत नहीं वो नीचे रह जाता है। अभी अगर ओवरऑल स्टोरी की आपकी बात करें तो बिजनेस है तो रिस्क भी लेने पड़ते हैं। ऐसा कोई रिस्क जो मतलब सबसे एक्सट्रीम लेवल पर आपने लिया था? कई रिस्क लिए कई तो कुछ बता पाएंगे आप, 1-2 एग्जाम्पल? प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का सपना देखा 2004 में, और उसके लिए 6.5 करोड़ रुपया कलेक्ट किए। 5 साल लगे वो प्लांट सक्सेसफुल बनने में। मतलब वर्ल्ड में हो सकता है हमारा पहला प्लांट हो जो हमने सक्सेसफुल बनाया, बट 5 साल लगे, काफ़ी पैसे खर्च हुए। तो ऐसे चलता रहता है। मतलब अपयश आता है तो उसको डरना नहीं है, लड़के पार जाना है। सो मतलब जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपने कहा कि माँ ने लोन लिया था एजुकेशन के लिए, वैसे में आपके पास एक सेटल जॉब था टाटा मोटर्स का। तो जो आपने जॉब छोड़ के कंप्लीटली इसमें आने का सोचा, तो क्या कुछ उनका क्या रिएक्शन था? और फिर मतलब आपने मतलब तब देखो, माँ को ये पता था ही कि हनुमंत काबिल है और अच्छा काम करेगा।
खाली उसको लगता था कि कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वो 7 एकड़ ज़मीन खरीदी। अच्छा। अभी मैंने आपको बताया कि दिमाग से करे तो 1 एकड़ में 10-20 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाते हैं। मैं अगर टेल्को में जॉब करता तो मेरी सैलरी 4-5 लाख रुपए हो जाती है। अभी 4-1 लाख मेरे जो ज्वाइन किए थे 2-3 लोग अभी भी है, तो वहाँ पे 3-4 लाख सैलरी वाले लोग हैं। बीवीजी में अभी 10-12 लोग हैं जिनकी महीने की सैलरी 10 लाख से ऊपर है। वाह। हाँ, तो मैं भी ऐसे रह जाता सेकंड हैंड या अल्ट्रा ये सेंट्रो वेंट्रो गाड़ी लेके 2 BHK में रह जाता। तो उसकी मतलब आई एम नॉट काउंटिंग माई सक्सेस राइट। in terms of monetary benefits. Success should be counted that how many lives you have changed. बीवीजी में हमने आज तक 6 लाख लोगों को पहली बार जॉब दिया है। 6 लाख लोगों। वाह। तो उनको ट्रेन किया, स्किल किया। आज भी 80-82 हज़ार लोगों में 20 हज़ार महिलाएं बीवीजी में है, जो उसमें 70% महिला विधवा है या परित्यक्ता है। तो उनकी लाइफ बदलने में जो मज़ा आता है वो अलग आता है। उसके लिए कष्ट भी है, संघर्ष भी है, वो चलता ही है उसमें। इट इज़ अ पार्ट। मतलब स्मूथ राइड नहीं होती कि अभी अब तक हो गया, अभी कल से उड़ान भरनी है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जो भी मतलब जिस लेवल पे आप आए हैं, द कंपनी इज लाइक, मतलब इंडिया में आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में नंबर 1 बन गए हैं, तो आगे का क्या प्लान है? एंड इसमें में बनना है। अच्छा। ग्लोबल चालू किया। अमेरिका में मैंने अभी बोला कि अमेरिका में चालू किया है, सऊदी अरेबिया में चालू किया है, ये साल जर्मनी चालू करेंगे, ताइवान चालू करेंगे, जापान चालू करेंगे। एक 7 से 8 कंट्री ये साल हो जाएगी। अगले 10 साल में 100 कंट्री में चले जाएंगे। बिजनेस में सक्सेसफुल जब आप बनते चले गए, तो कौन से वो 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपको लगे बिजनेस के कि ये मैंने फॉलो किए या ये मुझे पता थे जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया? बिकॉज हम देखते हैं कि बिजनेस में फेल्यूर रेट काफ़ी ज़्यादा है। देखो, प्लान बिजनेस पे अगर प्लान किए बिना आप जाओगे तो फेल्यूर होगे। तो पहले तो पेपर में दिमाग में आइडिया चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, फिर कौन क्या करेगा। सहकारी जो है आपके टीम मेंबर्स, कि भाई ये आपकी टीम में आपको लोहार चाहिए, सुतार चाहिए, टर्नर चाहिए, फिटर चाहिए, तो उसमें से जो अच्छे लोग हैं, अकाउंटेंट अच्छा चाहिए, सेल्समैन अच्छा चाहिए, वो टीम अच्छी होनी चाहिए। पहले प्लान, फिर टीम एंड फिर एक्सलेंस। सो टीम मोटिवेटेड रहे तो काम अच्छा करती है, ठीक है ना। मोटिवेटेड टीम रखने के लिए आपको उनको एक गोल पोस्ट दिखा के उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो कंपनी आगे जाएगी, कंपनी आगे जाएगी तो आप आगे जाओगे। ये साइकिल है, किसी ने ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। गॉट इट। 3 पॉइंट्स हैं, टीम, एग्जीक्यूशन एंड मीन्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जेफ बेजोस कहते हैं कि जो भी कंपनीज होती है, जो सक्सेस आपको दिखते हैं उसके पीछे कई सारे फेल्यूर्स होते हैं। उनके भी कई सारे मतलब फेल्यूर्स है प्रोडक्ट्स के। उन्होंने हॉलीडे डेस्टिनेशन वेबसाइट शुरू की थी, वो फेल हो गई। फायर स्टिक शुरू किया था, वो फेल हो गया। बट लोगों को वही दिखता है जो सक्सेसफुल होता है। इसलिए कई सारे लोगों को लगता है कि जो भी सक्सेस है वो 1-2 रात का सक्सेस है। कई बार बोलते भी है ऐसा, लेकिन उसके पीछे मतलब काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी कुछ फेल्यूर्स होते हैं। तो बीवीजी की इस जर्नी में, इस सक्सेस में, क्या आपने भी कुछ फेल्यूर्स देखे हैं? फेल्यूर्स मतलब फेल्यूर्स काफ़ी आए। मैंने कहा कि प्लास्टिक में आए, बीच में कहीं काम किया, पैसे नहीं मिले, पैसे अटक गए। ऐसे 2-3 जगह काफ़ी पैसा, मोटा पैसा अटका है। सरकार की तरफ से थोड़े से कभी इश्यूज आते रहते हैं। तो फेल्यूर नहीं बोल सकते, बट अड़चन जो है, रास्ते में चलते चलते इश्यूज आते हैं, वी नीड टू ओवरकम। अल्टीमेट एम अगर आपका पक्का है ना, तो ये मतलब एवरेस्ट अगर आपको चढ़ना है तो फिर छोटी मोटी चढ़ाई आती है, वो वैसे ही निकल जाती है। अंडरस्टूड। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। सो अगर उसके बारे में बात करें तो कई बार ऑफ कोर्स कुछ इलेक्शन आ गया या फिर और कुछ है, तो पेमेंट्स अगर डिले हो जाते हैं, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? होते हैं, बैंक सपोर्ट करती हैं। ओके। 2017 में आपने मॉड्यूल्स सोलर में एंट्री ली, रिन्यूएबल्स में। एंड मैं ये देखता हूँ कि वो काफ़ी अर्ली टाइम था सोलर के लिए। अभी ऐसा है कि राइट नाउ 2022 से लेकर 2024 तक मतलब ऑल रिन्यूएबल स्टॉक्स आर ऑन द रूफ। लेकिन आपने उस चीज़ को काफ़ी पहले भाप लिया, तो अर्ली एंट्री का फ़ायदा मिलता है। और अर्ली एंट्री फ़ायदा भी है, रिस्क भी रहता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट कि मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके बैलेंस रिस्क लेनी है। बैलेंस रिस्क लेंगे तो हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले की अगर बात करें, अराउंड
2-3 साल पहले तो बीवीजी ग्रुप ने, जब मैं पढ़ रहा था बीवीजी ग्रुप के बारे में, तो आई ऑल्सो गॉट टू नो कि आईपीओ का प्लान चल रहा था. तो डू यू हैव एनी प्लान वी फॉर हैव दैट? प्लान, वो राइट टाइम पे आ जाएगा. बिकॉज फैसिलिटी मैनेजमेंट में कई सारी कंपनीज हैं विच आर डूइंग रियली रियली वेल. राइट टाइम पे आ जाएगा. वी आर प्लानिंग. ओके. एंड जो भी ऑडियंस है हमारी आज, जो आगे चल के बिजनेस करना चाहती है या बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या 2 से 3 राय होगी बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस और स्टार्टअप? नहीं, वही तो मैंने अभी बोला है कि कोई भी बिजनेस करे तो उसमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करे, प्लान अच्छे से बनाए, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें लोगों का फ़ायदा क्या होने वाला है, लोगों को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद टीम अच्छी रखें, टीम मोटिवेटेड रखें. अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व में है, किसी के साथ स्पर्धा नहीं करें, स्पर्धा अपने से करें. आज से कल अच्छा काम करें, कल से परसों अच्छा काम करें, और जब बड़े हो जाए तो समाज को भूले नहीं, पैर जमीन पे रखें, सर आसमान में जाने दीजिए. ऐसे काम करेंगे तो बहुत मज़ा आता है. लाइफ इंस्ट्रूमेंट करके समझ लीजिए कि हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, तो लाइफ को भगवान की एक इंस्ट्रूमेंट करके समझ के काम करेंगे तो बहुत आनंद है. और आनंद पैसे से नहीं आता है, आनंद मिलना चाहिए, काम करने में आनंद आना चाहिए. नींद पे जाते हो सोने के लिए तो 1 मिनट में नींद लगनी चाहिए. इससे सब कुछ निर्भर है. नहीं तो करोड़ रुपया है, 10 बीमारी लगी है, कोई फ़ायदा नहीं. तो हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें और अच्छा काम करें. ओके. आपके अगर हम शेड्यूल की बात करें कि जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द जनरल शेड्यूल ऑफ BUGSMT, तो वो किस तरह का होता है? नॉर्मली मैं रात 12 बजे सोता हूँ, 12 सुबह 7 घंटा तो मिनिमम सोता हूँ मैं. ऐसा कभी बोलूँगा नहीं कि 3 घंटा 4 घंटा, ऐसा नहीं. 7 घंटा शुरुआत से? हाँ, 7 घंटा मिनिमम सोता हूँ. कभी कभी चलता हूँ, एक्सरसाइज वैसे ऑनेस्टली नहीं करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा चालू किया है, थोड़ा चलता हूँ. फिर न्यूज़पेपर, और फिर 9 बजे चालू करता हूँ काम, 9 साढ़े 9 बजे, तो रात 12 बजे तक चलता है. डेली रूटीन, लोग बोलते हैं कि हैबिट से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो आपकी कोई ऐसी हैबिट रही है जिसका बहुत फ़ायदा हुआ है आपको? ऐसा कोई हैबिट एज सच नहीं है, बट आजकल मैं बुक समरीज है वो ट्रैवल में देखता रहता हूँ, इकिगाई, गुड टू ग्रेट, और उससे कुछ सीखता हूँ कि भाई मुझे और क्या करेक्ट करना है, कि जो जर्नी मुझे तय करना है 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आने के लिए हेल्प करनी है उनको, तो वो जर्नी फास्ट कैसे हो. 100 देश में बीवीजी जानी है तो उसके ऊपर काम कैसे करें, तो उसके ऊपर काम करता हूँ. बीवीजी फाउंडेशन हमने बनाया है, उसमें प्लानिंग है कि 1 लाख बच्चों को अडॉप्ट करना है एजुकेशन के लिए. पूरे देश भर से 5वीं कक्षा में स्पर्धा लेंगे, स्पर्धा परीक्षा, और उनको फिर अडॉप्ट करेंगे. पूरा एजुकेशन का खर्चा बीवीजी करेंगे. तो अगले हमारे लीडर्स तैयार करने का प्लान है, वो अगले 5-7 साल में चालू करना है. तो एक इंस्टीट्यूट ऐसा खड़ा करना है कि सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो ये काम निरंतर चलता रहे. ऐसा चल रहा है. हाँ सर, एक चीज़ मैं जो जनरली ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि अगर इंडिया में ओला है तो इंडिया की ओला है, लेकिन US की ओला नहीं है. मतलब उनकी उबर है, वहाँ पर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं. सेम चीज़ फ्लिपकार्ट इंडिया है, लेकिन US की मतलब अमेजोन है जो इंडिया में भी है, वहाँ पर भी है. तो जनरली मैं देखता हूँ कि कई सारी इंडियन कंपनीज़ हैं, दे डू रियली गुड इन इंडिया, लेकिन बाहर जाके या तो नहीं जा पाते या फिर कई बार जाकर वापस आ जाते. तो क्या एक रीज़न होता है? पता नहीं, वो केस टू केस डिपेंड करेगा. बट वॉट एवर नेम्स यू आर टेकिंग, दे आर मॉडल्स डेवलप्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज. उबर पहले आया, बाद में ओला आया. अमेजोन पहले आया, बाद में फ्लिपकार्ट आया. एयरबीएनबी आ गया US में, उसके बाद ओयो रूम्स आया. तो इंडियन कंट्रीज़ में ये लोगों ने अच्छा काम किया. ग्लोबल कंट्रीज़ में शायद सोच में कहीं कमी होगी या जो भी होगा. सो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है. कुछ डिफरेंस आपको पता चलता है कि रनिंग अ बिजनेस इन इंडिया एंड ओवरसीज, इसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं. बाहर के देश में थोड़े से चैलेंजेस कम है. अच्छा, कम है. हाँ, ओके. ना बताएं, अभी US में चालू किया तो चैलेंजेस थोड़े कम है. मतलब कौन से, मतलब फैक्टर्स वगैरह? ओवरऑल. अच्छा, ओवरऑल बिजनेस सेटल्ड है तो वहाँ पे. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. मुझे लगा कि शायद डिफिकल्टी इसलिए बाहर नहीं जा रही इंडियन कंपनी. चैलेंजेस कम है बाहर.
अंडरस्टूड। खाली सोच नहीं है हमारी, वो सोच लेके नहीं जाती है, अगर आप सोचो तो हो जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए और ये सारा विजडम आपका और आपकी जो सक्सेस जर्नी है हम सभी के साथ शेयर करने के लिए और उसके पीछे के जो सीक्रेट्स हैं सक्सेसफुल बिजनेस के वो हमें बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हनुमंत जी से बात करके एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि आप अभी कहाँ पर हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको कहाँ जाना है ये मैटर करता है। और कोई भी व्यक्ति आज की डेट में कुछ भी हासिल कर सकता है। आपके इस पॉडकास्ट के सबसे अच्छे मोमेंट्स कौन से थे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हनुमंत जी की ये कहानी उन्हें इंस्पायर कर पाए और वो भी कुछ अलग कर पाए।